अ वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी जो इस समय अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुनने के लिए अपना मोबाइल, टैब, लैपटॉप, टीवी व्हाटएवर ऑन करके बैठे हैं, अपनी जिंदगी में अपने एक संघर्ष को, अपने लक्ष्य के पाने की उम्मीद को हमारे साथ साझा करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बैठे हैं। आप सभी बच्चों का मैं डायरेक्टर एम एकेडमी डॉक्टर इमरान अहमद खान और आपका जीएस का टीचर तहे दिल से स्वागत करता हूं। ओके, चलिए, और विदाउट एनी अदर भाव भंगिमा, एनी अदर फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि ऑब्वियसली सेकंड लेक्चर है हमारे सेकंड सेगमेंट का, आर्टिकल्स का, अनुच्छेदों का, आज हम उसे समाप्त कर देंगे। मतलब अब जब आज आर्टिकल खत्म होंगे तो आप बैठ के आराम से गिनिएगा, और हो सका तो मैं भी आपको गिनाऊंगा अगले लेक्चर में कि हमने एक्चुअली टोटल आर्टिकल्स कितने पढ़े हैं। इस बात को ध्यान रखिए, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनिए, टोटल आर्टिकल्स। क्योंकि अगर हम 370 आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर हम अगर उसके अंदर पढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये आपको मिलेगा आज के आर्टिकल में। तो अगर हम इन्हें पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 371A है, 371B है, 371C है, वो भी आर्टिकल है, तो हमको उसे भी काउंट करना है। केवल 370 नहीं काउंट कर लेना है, वो करीब 10 आर्टिकल हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो हम आज का अपना आर्टिकल का सेगमेंट शुरू करते हैं। और उस सेगमेंट में सबसे पहले हमको यह समझना है कि हमारे इस पूरे सेटअप का डिवीजन क्या होगा, हम कितने डिवीजन में अपने आज के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। एक बात जो जानने योग्य है कि कल हमने 100 प्लस वाले जो आर्टिकल्स पढ़े थे उन्हें वहीं पर फिनिश किया था गवर्नर के आर्टिकल पे, ठीक है। और गवर्नर के आर्टिकल के बाद अब हम आगे जाने वाले 200 की रेंज में। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आर्टिकल्स पूछे जाएं, सो फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, एग्जाम निकालने के लिए पढ़िए। जो बीच के आर्टिकल्स हैं वो आपको जनरली देख लेने हैं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें से। कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आप जब आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वो मिल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुरू हो जाते हैं वापस 300 से 395 के बीच में। जो भी जरूरी आर्टिकल है वो हम पढ़ेंगे, निश्चिंत होकर पढ़िए, आएगा तो उन्हीं में से आएगा, वरना नहीं आएगा। ओके, क्या आना है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या आ सकता है उसे पूरी तरह से पढ़ना, उसे फिनिश करना, उसे किल करना, वो हमारे हाथ में बिल्कुल होता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने पहले सेगमेंट में कि हम कौन कौन से सेगमेंट में आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं। तो हियर इट इज द सेगमेंट्स। सबसे पहला सेगमेंट आपको दिख रहा है आर्टिकल 300A से 329 के बीच का। तो उसमें हमको जो पढ़ना है वो आर्टिकल 300 पढ़ना है, 300A, उसके बाद 312, 315 और 317, देन उसके बाद 324 से 329 के बारे में जानकारी लेनी है। फिर सेकंड सेगमेंट में हम आएंगे। सेकंड सेगमेंट में 330 से शुरू होगा। कितने से? 330 से। और 330 से हम उसे 333 तक कंटिन्यू करेंगे और ब्रेक करके फिर 338 और 338A और 341 और 342 के बारे में जानकारी लेंगे। ये हमारा सेकंड सेगमेंट है। इसके बाद हम स्विच करेंगे और 343 से शुरू करेंगे और ब्रेक करते हुए 343, 344, 345, ब्रेक 346, ब्रेक 350, 351 तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका एक जाना पहचाना आर्टिकल आ जाएगा 352। लेकिन इसके पहले हमने 352 पढ़ा था, 356 पढ़ा था जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने अलग से आपको बताया था 352, 356, 360 और 365। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, अब हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसमें एंटर करेंगे 352, 353, 354, 355, फिर 356, फिर 357, 358, 359 और फिर 360 के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये हमारा थर्ड सेगमेंट हुआ और फोर्थ सेगमेंट हुआ। इसके बाद हम चलेंगे 368 की तरफ। ये एक सिंगल आर्टिकल है जिसे मैं अलग से आपको बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक ही अलग है। और उसके बाद हम 370 में आएंगे। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि 370 में अंडर डिवीजन है A B C D E F G H I और J। घबराइए बिल्कुल भी नहीं, यकीन मानिए, भरोसा कीजिए मेरे ऊपर कि जो आप पढ़ रहे हैं या जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत आसानी से आपसे बनेगा। सारी सुविधा है मेरे पास, बस सब्र के साथ बैठिए और जो मैं कह रहा हूं उसे सुनते चलिए। नोट्स आप सेकंड टाइम में बनाया कीजिए, सीधे कॉपी पेन लेकर मत बैठ जाया करिए। और लास्ट जो हमारा सेगमेंट है वो केवल 2 है, 394 और 395। बता मैं इसके बारे में भी चुका हूं, लेकिन फिर भी आज भी आपको बता दूंगा। ओके, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेगमेंट में। एंड हियर इज द फर्स्ट सेगमेंट।
यदि आप स्क्रीन की तरफ देखें तो फर्स्ट सेगमेंट के सारे आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। रिपीट तो मैंने उन्हें कर ही दिया था, रीड कर ही दिया था। अब हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में। क्यों? बहुत सारे आर्टिकल्स आपको पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं जब आप डिटेलिंग में थे, है ना, सेगमेंट वाइज। पहला आर्टिकल है 300A। तो जब हम आर्टिकल 19 पढ़ रहे थे, 19वां आर्टिकल, तो हमने उसमें 19F, जिसमें हमने F का मतलब बताया था फ्री का, फोकट का या फालतू का, उसे हमने क्या किया था, अगर वो फालतू का है, फ्री का, फोकट का, तो उसे अलग कर देंगे। मौलिक अधिकारों से अलग किया गया। 19 किस में आ रहा था? तीसरे भाग में, थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 22 पार्ट होते हैं, थर्ड पार्ट में आता है आर्टिकल 19, और उसमें क्या बताया गया था? 19F में हमारे 19 के अंदर हमारी स्वतंत्रताएं बताई गई थी। ये 19 वापस यूज होगा अभी आज के वीडियो में, तो सुनते चलिएगा। 19 की स्वतंत्रताएं बताई गई थी, जिसमें शुरू में हमारी मौलिक अधिकार में 19F को संपत्ति का अधिकार के रूप में रखा गया था, लेकिन उसके बाद आगे जाकर उसमें संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और उसे वहां से अलग करके 300A में रख दिया गया, जहां पर अब ये संपत्ति अधिग्रहण का कानून बन गया है। वहां मौलिक अधिकार था, यहां कानून बन गया है। ओके, तो इस बारे में बताया गया आर्टिकल 300A में। डन। इसके बाद देखिए 312, 315 एंड 317। अभी जब हमने लोक सेवा आयोग पढ़ा तो आप रिकॉल करिए, आ गया होगा, रिकॉल हो गया होगा आपको। उसमें सबसे पहले दिया हुआ था 312 में 3 नंबर यानी अखिल, 3 अक्षर आ रहे ना, अखिल, और 3, 1, 2, तो 2 में आता था सेवा, अखिल भारतीय सेवा, तो अखिल में 3 अक्षर, सेवा में 2 अक्षर, 3 और 2 के बीच में 1, हम सब भारतीय एक हैं, तो अखिल भारतीय सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में बताया गया है 312 में। फिर 315 में यूपीएससी और पीएससी को डिफाइन किया गया है। याद रखिएगा, 312 में यूपीएससी और पीएससी को डिफाइन किया गया है, और उसके बाद 12 नहीं, 315, उसके बाद फिर 317 में हमने पढ़ा था कि 317 के अंतर्गत आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना लाजमी होता है। 7 इज फॉर सक्सेस, कि अगर कोई व्यक्ति गलत है और उसे हटा दिया तो हमको एक सक्सेस मिली है कि गलत आदमी सही जगह से अलग हो गया है। तो 312, 15 और 17 हम ऑलरेडी लोक सेवा आयोग में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम जंप करते हैं, ये भी आर्टिकल सेगमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो है 324 से 329, 324 से 329। याद कीजिए, आर्टिकल में भाग 22 भागों में से 15वें भाग में निर्वाचन के बारे में बताया, और हमने जब निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था, तब यह पढ़ लिया था कि आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया, उससे संबंधित व्यवस्थाएं बताई गई हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द आर्टिकल 324 टू 329। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि अरे हम तो इतने शॉर्ट में आगे बढ़ जा रहे हैं, आर्टिकल सर डिटेल नहीं बता रहे। डिटेल में क्यों बताऊं? पिछले जो भी टॉपिक्स थे उसमें इनकी डिटेल ही तो बताई गई है। अभी बस मुझे क्या करना है, रिकॉल कराना है एज एन आर्टिकल उसे आपको। ओके, चलिए इसके बाद अब हमारी बारी आती है अगले सेगमेंट की, और आपके सामने स्क्रीन पर अगला सेगमेंट ये रहा। ठीक, चलिए वो है 330 से 333 तक कंटिन्यू, फ्रॉम 330 टू 333 कंटिन्यू, और उसके बाद हम स्विच करते हैं 338 और 338 का ए पढ़ते हैं, और उसके बाद हम 341 और 342 को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके जो शुरू के 330 से जो 4 आर्टिकल है उनको एक अलग सेगमेंट में बांटिए। जैसे हमने पिछले बार लोकसभा और राज्यसभा के सेगमेंट्स को बांटकर पढ़ लिया था ना, 89, 90, 91, 92, वो लोकसभा के हो गए, राज्यसभा के हो गए थे। फिर 93, 94, 95, 96 वो हमने लोकसभा के लिए पढ़ लिए थे। ऐसे ही इन्हें भी बांट लीजिए, बटा हुआ स्क्रीन में दिख ही रहा है आपको। अब हमको करना क्या है, हमको पता है कि जब सेंट्रल लेवल में, पूरे देश के लेवल में काम करने के लिए अगर कोई संस्था है तो वो लोकसभा है, वहीं से सारे काम डिसाइड होते हैं। उसी तरीके से एक राज्य में काम करने के लिए अगर सीट्स होती हैं तो वो कहां अवेलेबल होती हैं? विधानसभा में। लोकसभा और राज्य में विधानसभा, ये 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। तो आपके पास 4 आर्टिकल हैं, तो आप ऐसा करिए, ऊपर के 2 आर्टिकल किसको दे दीजिए? लोकसभा को, नीचे के 2 आर्टिकल विधानसभा को। फिर इनमें सीट्स निर्धारित करनी है। बाकी की सीट्स तो पहले निर्धारित हो चुकी हैं, अब किसके लिए स्पेशल प्रोविजन करना है, स्पेशली किसको देना है? हमारे SC ST के भाई बहनों को, और जो एंग्लो इंडियंस हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब मैं दोहरा देता हूं, ऐसा कोई भी यूरोपीय व्यक्ति, यूरोप का किसी भी देश का नागरिक जो हमारे भारत देश में किसी भी महिला पुरुष से शादी करके, मैरिज करके यहीं रहता है, फिर यहां की नागरिकता उसे मिल जाती है समय के बाद, लगभग 7 वर्ष के बाद। ओके, सो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंग्लो इंडियन। सो SC ST के लोग हमारे लिए ज्यादा जरूरी, क्यों? तो हमारे देश के बेस हैं, और बाहर से अगर एंग्लो इंडियन भी है तो वो भी, हम उनको भी अपना सादर स्थान देते हैं। तो अब इससे क्या हुआ? इससे आप आर्टिकल की तरफ देखिए, मेरी बात को सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं।
सबसे पहले 2 आर्टिकल हमको देने हैं लोकसभा को, और लोकसभा में पहली सीट देनी है एससी एसटी को, और उसके बाद किसको देनी है? एंग्लो इंडियंस को। तो आर्टिकल 330 एससी एसटी सीट इन लोकसभा, और आर्टिकल 331 एंग्लो सीट्स इन लोकसभा, यहां डिटेल मिलता है। फिर नीचे आइए, आर्टिकल 332 एससी एसटी सीट विधानसभा, आर्टिकल 333 एंग्लो इंडियन सीट लोकसभा, सॉरी विधानसभा। कितना आसान है पढ़ाई, बस हम डरते हैं, हम जाते नहीं उस तरफ। जाइए, और नहीं जा सकते तो कम से कम मेरे पीछे पीछे जरूर आइए, मैं आपको लेके चलूंगा, घुमाऊंगा, बहुत अच्छी सैर होती है इस पढ़ाई के क्षेत्र में। ठीक है, सो ये था हमारे लिए आर्टिकल 330, 331, 332 एंड 333। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं कि एंग्लो इंडियन की सीट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है, विधानसभा सीट के लिए या लोकसभा सीट के लिए एससी एसटी के लिए कौन सा आर्टिकल है, कई बार पूछा गया है। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं 338 में। 338 में हमारे एससी शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति का नेशनल कमीशन बनाया गया, आयोग बनाया गया, और फिर आगे चलकर एडवांसमेंट हुआ, जरूरत पड़ी तो एसटी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। चूंकि वो अलग से बनाया गया इसलिए उसको एड ऑन किया गया। तो आर्टिकल 338 में एससी राष्ट्रीय आयोग और 338 के ए में एसटी राष्ट्रीय आयोग के बारे में उद्घोषणा की गई, अनाउंसमेंट किया गया कि ये होगा। इसी तरीके से आगे चलिए तो हमको आर्टिकल 341 और 342 में भी अब फिर से इसमें पहले क्या आएगा? एससी, फिर क्या आएगा? एसटी। बात समझ में आ रही? हमेशा एससी और फिर एसटी, आदत डालिए एससी एसटी बोलने की, क्योंकि हमेशा एससी आपको पहले मिलेगा, एसटी आपको बाद में मिलेगा। ओके, तो ये आदत में, तो इससे क्या होगा? 341 और 342 में से पहले क्या आएगा? तो आपको तो आदतन पता है कि भाई हम तो एससी ही पहले बोलते, तो 341 में एससी आएगा और 342 में एसटी। और यहां क्या बताया गया है? यहां इनकी डेफिनेशंस को क्लियर किया गया है। मतलब आपसे पूछा जाए, अगर सिंपली पूछा जाए कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आप कहेंगे 341। और आपसे पूछा जाए अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने वाला कौन सा आर्टिकल है यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो आप कहेंगे 342। इसके बाद बारी आती है हमारे अगले सेगमेंट की, जो आपके सामने है और आप उसे देख रहे हैं, और वो है 343 से कंटिन्यूएशन में। मैं ओवरऑल पहले आपको इसके बारे में बताऊं। यहां पर मोस्टली जो बात हुई है वो भाषा से संबंधित बात हुई, हमारी कंट्री लैंग्वेज से, और उससे संबंधित एक गजब का फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे भारत देश में ऑफिशियली संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे पास। सॉरी, राष्ट्रभाषा मतलब मातृभाषा। ओके, हाँ, एक कहलाता राजभाषा। राजभाषा वो है जो किसी राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसका पूरा गणित क्या है जरा आसान से समझना। एक परसेंटेज होता है, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन वो परसेंटेज होता है जिसके परसेंट में कवर होने पर उसे हम देश की राष्ट्रभाषा यानी ऑफिशियली घोषित कर सकते हैं। हम मातृभाषा बोलते हैं, बात सही है, लेकिन बात यह है कि हमारे देश में हिंदी उस परसेंटेज में नहीं बोली जाती है। जैसे आप साउथ में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, तो वहां तो हिंदी का यूज ही नहीं होता है, रेयर है। तो वो हम चूंकि नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमारे लिए ये चीजें ज्यादा यूजुअली मिल जाती है कि भाई हिंदी का यूज हो रहा है। तो इस वजह से वो राष्ट्रभाषा ऑफिशियली नहीं घोषित की गई कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन हम उसे अपनी मदर टंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी का जन्म इस संसार में हमारे देश से हुआ है, तो हमें उसे इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही कुछ चीजों से संबंधित हमारी भाषा, राजभाषा, राजभाषाओं से संबंधित है ये आर्टिकल, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 343। 343, तो इसको मैं बोलता हूं 343 हिंदी फॉर हिंदियंस। हम इंडियंस नहीं हैं, हम हिंदियंस हैं। क्यों? इंडियन और हिंदियन में क्या अंतर है? थोड़ा सा उधर से स्विच हो जाइए। जब हम इंग्लिश बोले और उसमें हिंदी को इन्वॉल्व कर दें तो वो हिंदियन हो जाता है, इंडियन नहीं रह जाता। कैसे? जैसे आदमी बोलता है यू नो, अंग्रेज होगा कोई, या ब्रिटिशर्स होगा, अमेरिकन होगा, तो यू नो दिस, तो हम कहेंगे यू नो ना, तुम जानते हो ना, और यू नो को जोड़ दिया हमने, हम भारतीय हैं, हम सब एडजस्ट कर लेते हैं, यू नो ना। ठीक है? आमतौर पर लोग कहते हैं अगर नहीं सुनाई दिया तो पार्डन व्हाट यू सेड, क्या बोला आपने, मैं सुन नहीं पाया। हमारे यहां क्या बोल देते हैं?
ए बोल दिया, काम चल गया। ये हमारी हिंदी भाषा की क्वालिटी है साहब। वहीं आते हैं 3 for 3 यानी हिंदी फॉर हिंदियंस। अब यहां पर क्या बताया गया, वो इंडियंस के लिए हिंदी है ना, तो वो हमारी संघ की यानी हमारे यूनियन की, हमारे देश की राजभाषा घोषित की गई है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं। और हमारी लिपि क्या है, देवनागरी। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। हमारी भाषा, राजभाषा हिंदी है, हमारी लिपि, राइटिंग हमारी देवनागरी है। दिस इज अबाउट आर्टिकल 343। आगे आ जाइए, 344 ऊपर हिंदी बता दी, तो नीचे क्या कर दीजिए, भाषा आयोग बता दीजिए। लैंग्वेज हमारा जो कमीशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, भाषा आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये 344 से हम एक चीज निकालेंगे। जैसे 344 लिखा है तो आप 355 कर दीजिए, 3 को अलग कर दीजिए। तो 1955 में भारत का पहला भाषा आयोग बना था। बीजी खरे उसके अध्यक्ष थे। बीजी खरे आयोग, पहला भाषा आयोग 1955। और 55 से ऊपर आता है 44। तो 344 में क्या आता है, 344 में आता है हमारे संविधान का अनुच्छेद, जहां पर भाषा आयोग के गठन से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं 345 में। अब इस 345 को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक राज्य की एक, दो या दो से अधिक, 1, 2 या 2 से अधिक राजभाषाएं हो सकती हैं। जैसे आप इधर नागालैंड में चले जाइए तो उनकी राजभाषा जो है सो है, उसमें इंग्लिश भी है। लेकिन आप उत्तराखंड में आ जाइए तो वहां संस्कृत मिलेगी आपको राजभाषा, हिंदी के अलावा। यूपी में बेसिकली हिंदी है, उर्दू है। तो एक से ज्यादा राजभाषाएं हो सकती हैं, यानी कि 2 से भी ज्यादा हो सकती हैं। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, आर्टिकल 345 को आप गौर से अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 345। और जब हम कहते हैं कि 2 या अधिक राजभाषाएं एक राज्य की हो सकती हैं, तो 2 से अधिक नंबर कितने होते हैं, 3, 4, 5। Isn't it easy? How easy it is? 345, आर्टिकल 345 कहता है किसी भी राज्य की 1, 2 या 2 से अधिक राजभाषाएं हो सकती हैं। अब आर्टिकल 344, 345 के बाद 346 में आ जाइए। तो राज्य की राजभाषा हो गई, हर राज्य की हो गई, तो अब इनके बीच में बात होगी। तो 346 कहता है कि राज्य का केंद्र के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य का किसी दूसरे राज्य के साथ जो पत्र व्यवहार होगा, पत्र व्यवहार मतलब ऑन राइटिंग जो भी बात होगी, ऑन लेटर, उसके लिए जो भाषा निर्धारित की जाएगी, ये फिक्स होता है कि इन 2 राज्यों में किस तरीके की भाषा, कौन सी लैंग्वेज पर हम बात करेंगे। नागालैंड में आप हिंदी में बात नहीं कर सकते। अगर एमपी को नागालैंड से कुछ बात करनी है तो उसे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो ये होता है, वो फिक्स कर देते हैं। तो 2 राज्यों के बीच या राज्य और केंद्र के बीच जो पत्र व्यवहार की भाषा है, उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 346 में। अब इसके आगे चलते सीधे जंप करते हैं 350A, 350 का ए। 350 इंपॉर्टेंट नहीं, 350 का बी इंपॉर्टेंट नहीं है, 350 का ए इंपॉर्टेंट है। क्यों, आप लिखा हुआ देख सकते हैं, साफ साफ देखा हुआ, प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा को अवेलेबल बच्चों के लिए कराया जाए। यानी उनके स्टेट में जो उनकी मदर टंग है, जो बचपन से बोल रहे हैं उस एरिया में। साउथ में आप चले जाएंगे तो वहां पर मलयालम होगी, तो कोशिश ये की जाएगी कि उन्हें मलयालम में ही उनकी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए, प्राइमरी एजुकेशन प्रदान की जाए। इट कम्स अंडर आर्टिकल 350A। ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि ये सारी चीजें थोड़ी कठिन हो आपके लिए, लेकिन याद रखिए दोस्त कि जब तक आप अपनी कठिन चीजों को पार करके आगे नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप कंपटीशन में आगे नहीं निकलेंगे। अगर आपको मन कर रहा है कि इस समय मोबाइल को मैं बंद कर दूं, अरे मैं नहीं पढ़ती, से छोड़ दूं, तो यही वो समय है जब कोई और बच्चा मुझे सुन रहा होगा और पढ़ रहा होगा। यहां आप पीछे हो जाएंगे। नॉलेज तो दुनिया के पास पड़ा हुआ है। ये एंथुजियाज्म, ये करेज चाहिए। सो भी कंटिन्यू। आगे है आर्टिकल 351। 1 इज अबाउट यूनिक। और यूनिक बात यह है कि हिंदी भाषा के विकास के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय 1950 में ही लिख दिया था, जब हमारे देश में अंग्रेजी का इतना बोलबाला नहीं था। आज देखिए, हिंदी बोलने से लोग कतराते हैं, अंग्रेजी बोलने में लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा कि अंग्रेजी अच्छी है कि हिंदी अच्छी है। मैं बस आपको इतना कहूंगा कि यदि मैं आपसे कहूं प्लीज सिट, और अगर उसी की जगह मैं आपसे यह कहूं कि कृपया आप यहां बैठ जाइए, दोनों में से कौन सा है, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, दोनों में से कौन सा है जो आपको लगता है कि यह ज्यादा इज्जत देने वाला था, यह ज्यादा सभ्य था। प्लीज सिट। गुड। कृपया बैठ जाइए, कृपया इधर बैठिए। अगर दोनों में से आपसे जो भी चीज बोली जाए, दोनों में से ज्यादा दिल को छूने वाली बात कौन सी होगी, मुझे मैसेज करके बताइएगा जरूर। ओके, चलिए। सो दिस वाज अबाउट द आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351
एंड द थर्ड सेगमेंट ऑफ टुडेज लेक्चर। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक आपके सामने ये रहा। आ गया, चलिए आ गया 352 से आर्टिकल 360। देखिए 352 में आपने पढ़ा था राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। 356 356 में आपने पढ़ा था राज्य की आपात, स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं। और 360 में आपने पढ़ा था वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये बोलते वक्त मेरे मन में ये बात आ रही है कि वो बच्चे जो ये कहते हैं कि हमें हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है सर, इंग्लिश में पढ़ा दीजिए, तो मैं इंग्लिश में ही तो पढ़ा रहा हूं और क्या कर रहा हूं। क्या आपसे इतनी भी हिंदी नहीं बनती? बनती तो है, बहाने बहुत सारे। खैर चलिए, लेकिन आज हम उसके अंदर भी चलेंगे और एक एक आर्टिकल को समझेंगे, गौर से देखिएगा। हम बात करते हैं 352। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आपातकाल क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, नेशनल इमरजेंसी क्या है। तो 352 में हमने वो बोल दिया। अब जब इमरजेंसी लगेगी तो उसके प्रभाव क्या और कैसे होंगे, यानी उसका इंप्लीमेंटेशन होगा तो उसके इंपैक्ट्स क्या होंगे, ये 53 में बता देंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम वो लगाएंगे तो राज्यों के बीच में पैसे का लेन देन, जिसको राजस्व बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? राजस्व के बारे में, यानी किसी राज्य का पैसा या केंद्र का राज्य से संबंधित पैसा राजस्व कहलाता है। ओके, तो बेसिकली बात हो रही है वित्त से, फाइनेंस से, पैसे से संबंधित, मूल्य से संबंधित। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 352 में मैंने कहा आपातकाल ये है, फिर मैंने कहा 353 में कि लगेगा आपातकाल तो ये प्रभाव होगा, और उसके बाद 354 में मैंने कहा कि जब वो लग जाएगा ये प्रभाव होगा तो पैसे से संबंधित प्रभाव ये होंगे। डन। फिर अगला आर्टिकल आता है 355, बाह्य एवं आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल। हमने पढ़ा था कि बाहर से आक्रमण हो जाए या फिर हमारे ही देश के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, विद्रोह हो जाए, तो उसके वजह से भी क्या लगता है, आपातकाल। अब यहां समझने वाली बात क्या है, अगर आपसे पूछा गया कि आपातकाल निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया है, तो आप 352 लगाएंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपातकाल में राजस्व संबंधित, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि राजस्व की बात आएगा, जब पैसे की बात आएगी तो 360 चले जाएंगे, 360 नहीं जाना है। नेशनल इमरजेंसी में राजस्व संबंधित बातें आएंगी तो हमको किस आर्टिकल में जाना है, हमको जाना है 354 में, 354 में, जब नेशनल इमरजेंसी में राजस्व की बात हो रही है। हां, आपसे अलग बात की जाए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, तब आप कहेंगे 360। डिफरेंस को समझिए, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन मामला खत्म हो जाएगा अगर नहीं समझे तो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बाह्य और आंतरिक, बाह्य आक्रमण और आंतरिक विद्रोह की। बाहर से किसी ने हम पर अटैक कर दिया है, या हमारे ही देश के अंदर क्या हो गया है, रेवोल्यूशनरी कंडीशन बन गई है, विद्रोही कंडीशन बन गई, क्रांतिकारी स्थिति में आ गए, लोग एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं या सरकार के खिलाफ है, विद्रोह कर रहे हैं। इनके बारे में जब बात करेंगे, और ऑप्शन में अगर आपके पास दिया हुआ आर्टिकल 355, तो आपको इसको फिर 355 लगाना है, 352 नहीं लगाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं आर्टिकल 356 में, जहां राज्य के आपातकाल के बारे में। ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी ये आर्टिकल अंदर वाले भी आपको बता रहा हूं। राज्य मतलब राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल, जहां पर राज्यपाल के हाथों से शासन राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। फिर राज्य में हर व्यक्ति जो सरकार में अपने पद पर तो रहेगा, लेकिन सब के सब किसके ऑर्डर फॉलो करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। तो उसमें बताया गया कि 356 में क्या होगा, राज्य का आपातकाल, तो सेकंड वाला क्या होगा, उसका प्रभाव जैसा ऊपर बढ़ा। और उसके बाद 358 में गजब की चीज दी है, 358 में जब राज्य की बात आएगी तो कैसे आपके आर्टिकल 19, मैंने पहले ही बोला था 19 को याद रखिए, आर्टिकल 19 को ब्लॉक कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें दिया हुआ ना बहुत सारी चीजें, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता। इस वजह से क्या होगा, जो स्टेट है हमारा, उसकी जो इमरजेंसी है वो प्रभावित हो जाएगी निगेटिवली। इसलिए आर्टिकल 19 को ब्लॉक करने का अधिकार। देखिए, दो बात तो समझिएगा, राष्ट्रपति के पास हमारे सारे मौलिक अधिकारों को ब्लॉक करने का भी अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार में 19 भी है। लेकिन 19 क्या है, डिटेल है, तो इसलिए 19 को अलग से बताया गया। और देखिए उसके ठीक बाद वाले आर्टिकल में आपको क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों को ब्लॉक करने का अधिकार आर्टिकल 359 में बताया गया है। 358 आर्टिकल 19 को ब्लॉक करने के लिए, और 359 किसके लिए बताया गया है,
अलग से सारे मौलिक अधिकारों को ब्लॉक करने के लिए। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जिस समय हमारे राज्य में या राष्ट्र में इमरजेंसी लगे, उस समय पर हमारे मौलिक अधिकारों को समाप्त करने, मतलब उन पर रोक लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन 20 और 21 नंबर के आर्टिकल्स को, अनुच्छेदों को छोड़कर। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, ठीक। लेकिन अगर डबल ट्रबल हो, यानी कि दोहरा संकट हो। दोहरा संकट क्या होता है? जब हमारे देश के अंदर भी प्रॉब्लम हो गई और बाहर से भी आक्रमण हो गया हो, ऐसी स्थिति को दोहरा संकट बोलते हैं। एक साथ हुआ हो दोहरे संकट में, वो आर्टिकल 20 को ब्लॉक कर सकता है, 21 को तब भी नहीं कर सकता। मतलब 21 यूनिक है ना, 1 कभी ब्लॉक नहीं होगा, कभी भी, ठीक है। और सामान्य आपातकाल की परिस्थितियों में 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार आपके ब्लॉक किए जा सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द 360, तो वित्तीय है, जीरो आ रहा है, पैसा आ रहा है। सो दिस वाज अबाउट द 4th सेगमेंट ऑफ आवर टुडेज आर्टिकल एंड दैट इज फ्रॉम 352 टू 360 आर्टिकल्स। इसके बाद हम आगे स्विच करते हैं और स्विच करके पहुंचते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में, और अगला सेगमेंट है 368, यानी संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संशोधन शब्द का मतलब, सन मतलब संवैधानिक और शोधन मतलब होता है सफाई। संवैधानिक तरीके से कुछ चीजों को साफ करना और बेहतर करना, वो संशोधन कहलाता है। इंग्लिश में इसे अमेंडमेंट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये जो प्रोसेस है, अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है, ये व्यवस्था हमने अपने संविधान में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है 368 में। तो ये बाहर से ली गई व्यवस्था है, ठीक है। तो वहां से हमने ली है। संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बहुमत के आधार पे होते हैं, क्योंकि किसी भी संशोधन के लिए ये रूल है कि सदन के दोनों हिस्से, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, दोनों ही से 2/3 बहुमत, यानी 2/3 वोटिंग के आधार पर ही संशोधन किया जा सकेगा। यानी दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत जब किसी टॉपिक को मिलेगा और आगे जाकर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा, तब जाकर वो संशोधन फिनिश होता है, अदरवाइज वो संशोधन नहीं कहलाएगा। संशोधन एक अलग टॉपिक है जो हम अपने अगले सेगमेंट्स में पढ़ने वाले हैं, उसे मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। हमारे कंट्री में जो सबसे जरूरी संशोधन हुए, जिनके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, करंट का भी पार्ट है, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना जान लीजिए कि संशोधन 368 की ये जो हमने आर्टिकल है, ये व्यवस्था है, ये हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। याद रखिए, घर में किसी भी काम में सा से संशोधन करने वाले का काम मां का होता है। मां मतलब लकी नंबर 8, 368, और सा से संशोधन, सा से साउथ अफ्रीका, सा से सा का रिलेशन भी हो गया कि हमने यह कहां से व्यवस्था ली है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, और ये रहा अगला आर्टिकल 370। मैं सीधे बोलूंगा कि आप नीचे लिखा हुआ उसमें जो एक नीचे या ऊपर जहां भी लिखा हुआ है आप देख लीजिए, उसमें एक कोड लिखा हुआ है, नाम अंधा विश्वविद्यालय सिमियारू गोवा कर। नाम अंधा विश्वविद्यालय सिमियारू गोवा कर। अब एक एक करके देखते जाइए कि सबसे पहले ना से है नागालैंड, और आ की मात्रा से है असम, और मां से है मणिपुर। नाम, ना आ म, नाम। अंधा मतलब आंध्रा, 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 ANDHRA, आंध्रा, आंध्रा, तो आंध्र प्रदेश। तो नाम अंधा विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी आंध्र प्रदेश की है, वो उसके बारे में यहां बताया गया है। तो वो विश्वविद्यालय भी किसका है? आंध्र प्रदेश का ही है। ऊपर आंध्र स्टेट के बारे में बात की है, फिर नीचे आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है। तो नाम अंधा विश्वविद्यालय, सी से सिक्किम, मी से मिजोरम स्टेट के बारे में बात की गई है। क्या बात की गई अभी बताता हूं मैं आपको। फिर सिमी आरू गोवा कर, आरू अरुणाचल, गोवा, गोवा कर मतलब कर्नाटक। तो ये आपको सीक्वेंस पता चला इस कोड से। अब ये है क्या, सुनिएगा। आर्टिकल 371 के बारे में बात हो रही है। देखिए 370 मैंने यहां नहीं बताया आपको, क्योंकि 370 में विशेष राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। उसके नाम पर लोग जम्मू कश्मीर को पढ़ते हैं। अब जम्मू कश्मीर को पढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, तो मैंने उसके बारे में बताया ही नहीं। अब जो बचा हुआ वो बता रहा हूं, वो है 371, ठीक है। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को विशेष राज्य के दर्जे के तहत कुछ प्रावधान दिए गए। जरूरी नहीं कि सारे कश्मीर के जैसे हो, ओके, छोटे छोटे होते हैं जिनके बारे में ज्यादा चर्चा होती नहीं, लेकिन एग्जाम में आता है। तो 371 में क्या दिया हुआ? महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में विशेष राज्य का प्रावधान है।
और उसके बाद शुरू होगा ABCDEFGHI J और उसमें कोड लगेगा नालंदा विश्वविद्यालय सीमियारू गोवा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। बात 371 की होगी तो हम महाराष्ट्र गुजरात लगाएंगे और उसके बाद जब बात 371A या 371B या 370C या आखिरी में 371J की हो रही है तो हमारा कोड A से शुरू होगा नालंदा विश्वविद्यालय सीमियारू गोवा। ना नागालैंड, ना आ नाम आ से असम, म मणिपुर, नाम अंधा यानी आंध्र प्रदेश, विश्वविद्यालय यानी आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो नाम अंधा विश्वविद्यालय सीमियारू, सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, आरू से अरुणाचल और गोवा से गोवा और कर से कर्नाटक। ये सीक्वेंस है। इससे कई सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द आर्टिकल नंबर 371 के बारे में। अगर मैंने कहीं पर 370 बोल दिया हो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इस बात को समझिए कि 370 मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा ले लिया गया है। अब जो बचे हुए हैं जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, 371 से शुरू हो रहे हैं, मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। चलिए लास्ट की तरफ चलते हो। लास्ट आर्टिकल हमारा आता है 394 और 395। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जब आर्टिकल शुरू कर रहे थे तो मैंने 395 निरसन, जिसे रिपील बोला जाता है, के बारे में बताया था। मतलब पूरे आर्टिकल जितने भी हैं इनमें से अगर कोई भी आर्टिकल का नंबर यहां लिख दिया जाए 395 के सेगमेंट में तो इसका मतलब होता है कि अब वो आर्टिकल पावर लेस हो चुका है, आउट ऑफ पावर। और अगर यहां से मिटा दोगे तो ये माना जाता है कि वो फिर से पावर में आ गया। जैसे कि आर्टिकल नंबर 31 जो कि 19F संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। तो जब संपत्ति का अधिकार हटाया गया मौलिक अधिकार से तो 31 क्या हो गया, अपने आप रिपील्ड हो गया, उसका नंबर यहां आ जाएगा। कभी आगे भविष्य में ऐसा हुआ कि उसे मौलिक अधिकार में रखा गया तो 31 फिर से लाइव हो जाएगा। तो निरसन का मतलब होता है निरस्त के करीब, पूरी तरीके से निरस्त नहीं हुआ, वो वापिस आ सकता है। रिपील, री अपील की जा सकती है। तो वो 395 में। और 394 में क्या बताया है, राष्ट्रपति से परमिशन लेकर संविधान के किसी भी शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, पेज को हिंदी में रूपांतरित करके जहां जरूरत उपयोग किया जा सकता है। दिस इज अबाउट द हिंदी रूपांतरण, हिंदी ट्रांसलेशन। संक्षिप्त नाम भारत का संविधान, इसका शॉर्ट नेम क्या है, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट 394 एंड 395। अब हमने क्या देखा, सारे आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ लिए, आसान है। एक चीज बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जर्व की होगी कि आज मैं बहुत तेज तेज से नहीं बोल रहा हूं। माई हेल्थ इज नॉट दैट मच गुड, मेहनत बहुत लगती है लेकिन मैं उसको करने के लिए तैयार भी हूं। तो उसको माइंड मत करिएगा, बस आज थोड़ा एनर्जी इजी थी। आप में से बहुत सारे को तो अच्छा भी लगा होगा कि आज ईयरफोन आराम से करके सुन सकते हैं कि सर तेजी तेजी से नहीं बोल रहे, तेज तेज से नहीं बोल रहे। तेज से बोलने का मेरा मकसद बस इतना होता है कि अगर आप किसी भी वजह से थके हारे हों और मैं लाइव रहूंगा तो जो चीज़ हम कानों से सुनते हैं, जो देखते हैं, उसका असर हमारे दिमाग में पड़ता है। और दिमाग ऐसी चीज़ है ना कि उसका असर आपके हर काम में पड़ेगा। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती बोलते हैं ब्राह्मण की छोटी सी कोटर को, तो उसमें भी गंगा आ जाएगी। मन चंगा तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज अपना भी मन चंगा इतना नहीं था तो कठौती में गंगा भी थोड़ी कम थी, लीक हो रही थी। खैर कोई बात नहीं, एक आध वो वीडियो में चलता, लेकिन आपके पास जो जानकारी पहुंची वो बिल्कुल सही है। और अपने शब्दों को मैं यहाँ विराम देना चाहूँगा, आज के टॉपिक को भी विराम देना चाहूँगा ये कहते हुए कि आपके आर्टिकल फिनिश हो गए। इनके नोट्स को उठाइएगा, काउंट ज़रूर कीजिएगा। काउंट करके अगले जो टॉपिक होगा हमारा इसके बाद वाला वीडियो, वहाँ मैं आपको उसकी डिटेल बताऊँगा कि आपने कितने आर्टिकल पढ़े। मैच करिएगा कि क्या ईमानदारी से आपने गिनती गिनी है और देखिएगा कि क्या आपसे आर्टिकल बनता है। बहुत जल्दी आपके टेस्ट, अगर हो सकता है कि टेस्ट पहले हो गए हो, ये वीडियो आपके पास आने तक नहीं हो, अगर हुए हैं तो जल्दी ही होने वाले हैं। उनका अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा ऑफिशियली ताकि अच्छे से बच्चे टेस्ट दे पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज, आपके पेशेंस के लिए। आप जो पेशेंस रख रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर उसका फल बहुत जल्दी आपको दे। जुड़े रहिएगा, पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ना तो आपका इतना बड़ा पैसा जा रहा है लेकिन, और ना ही कोई बहुत बड़ा आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत आसानी से मेहनत हो रही है। इस समय पर आपको बहुत आसानी से पढ़ाई मिल रही है। लेकिन अगर आपने दोनों चीज़ें ध्यान नहीं दी तो जो चला जाएगा वो वक्त है। करोड़ों रुपए किसी के पास से आप वापस कमा सकते हो, वक्त का एक सेकंड भी आप गंवा दिए तो दोबारा नहीं कमा पाओगे। एक बहुत बड़ा अंतर आपका इंतजार कर रहा है इस कोरोना टाइम के बाद, आप में और उन लोगों में जो इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ये मेरा विश्वास है, यकीन करिए मुझ पर जो मैं आपसे कह रहा हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड स्पेशली टेक केयर ऑफ योर करियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।